हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम उसके स्टेप पढ़ चुके थे, और स्टेप हमने शुरू किया था और उसमें हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया था, और वो है आपका क्या था, वो एक स्टेप था आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हम डीएनए को आइसोलेट कर चुके हैं। अब डीएनए आइसोलेट करने के बाद हम उस डीएनए की, जो हमने डीएनए निकाला है, उसकी हम मल्टीपल कॉपी तैयार करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसको फ्यूचर में आगे यूज कर सकें। तो इसलिए क्या करते हैं, हम डीएनए की मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं, और मल्टीपल कॉपी तैयार करने के लिए हम जिस प्रोसेस को यूज करते हैं वो प्रोसेस है आपका पीसीआर, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। तो पहला स्टेप तो हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद सेकंड स्टेप जो इसमें आता है वो है पीसीआर, और पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन जो है, इसमें जो डीएनए है उसको एम्प्लीफाइड किया जाता है। एम्प्लीफाइड करने का मतलब है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा आर्टिफिशियली, ताकि उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार हो सके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन दिस स्टेप डीएनए गेट एम्प्लीफाइड। इसमें डीएनए को एम्प्लीफाइड किया जाएगा, जिसका मतलब है आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन, ताकि इसकी मल्टीपल कॉपी तैयार हो। फॉर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए, ताकि डीएनए की मल्टीपल कॉपी तैयार हो जाए। और ये पीसीआर करने के लिए, पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए हम जिस एपरेटस का यूज करते हैं उसे बोलते हैं पीसीआर एपरेटस। तो पीसीआर का यूज करने के लिए या पीसीआर परफॉर्म करने के लिए हम पीसीआर एपरेटस का यूज करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, और परफॉर्मिंग पीसीआर वी यूज्ड पीसीआर एपरेटस। हम पीसीआर एपरेटस का यूज करते हैं। और पीसीआर की डिस्कवरी किसने करी थी? पीसीआर डिस्कवर्ड बाय, इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर कैरी मुलस ने। डॉक्टर कैरी मुलस ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसमें क्या होता है, देखो एक ना, इसमें इस तरह से ये एपरेटस रहेगा, यहाँ पर रहता है बटन, और इसके अंदर ना हम डीएनए, जैसे हमने एक उसमें लिया है माइक्रो ट्यूब के अंदर, तो वो माइक्रो ट्यूब हम इसमें प्लेस कर देंगे ऐसे। इसके अंदर डीएनए है माइक्रो ट्यूब में, इसको यहाँ लगा दिया, और इसके ऊपर माइक्रो ट्यूब के ऊपर एक लिड लगा देंगे ऐसे। ये हो जाएगा लिड, और ये हो गई माइक्रो ट्यूब, और इसमें क्या है, कंटेन डीएनए। इसमें डीएनए है जिसकी क्या करनी है हमको, जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है।
फिर हम बटन को ऑन करेंगे तो इसमें जो ये लिड है, ये जो माइक्रो ट्यूब है, ये रोटेट होना शुरू हो जाएगी और पीसीआर का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। और पीसीआर में क्या क्या स्टेप होते हैं, पीसीआर के अंदर क्या क्या होता है, तो हम अब उन स्टेप्स को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं कि जो पीसीआर है ना, ये प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पीसीआर कंप्लीट इन 3 स्टेप। इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में पूरा हो जाएगा ये, विच आर regulated by temperature। और यहाँ पर टेम्परेचर से ये तीनों स्टेप रेगुलेट हैं, हेंस इट इज कॉल्ड, इसलिए इन तीनों स्टेप को बोलते हैं थर्मल साइकिल। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको, ये डायग्राम आपने बना लिया, ये नोट्स आपने लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं थर्मल साइकिल के तीनों स्टेप को कि इसमें पीसीआर में कौन कौन से स्टेप होते हैं। ये आप सभी ने बना लिया होगा, इसको रब कर देते हैं और फिर हम समझते हैं पीसीआर के स्टेप्स के बारे में। पीसीआर ना, ये पूरा जो प्रोसेस है, जो स्टेप मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये पीसीआर हमको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ना था, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर इन्वॉल्व होता है। तो पीसीआर जो बायोटेक के कुछ पोर्शन है वो हम इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो वहां पर जब हम जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो वहां मैं आपको सिर्फ नाम बता दूंगा, पीसीआर हम लोगों ने वहां पढ़ा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर आके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आपका आधा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इसको रब कर देते हैं हम लोग। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर। स्टेप्स ऑफ पीसीआर, जैसे ये है हमारे पास डीएनए, जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है। ये डीएनए हो गया जिसकी हमें बनानी है मल्टीपल कॉपी। अब हम क्या करेंगे, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं जो आपस में क्या है, अटैच्ड। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इस डबल स्ट्रैंड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। तो पहला स्टेप जो इसके अंदर होगा, ये होता है फर्स्ट स्टेप, डी नेचुरेशन। तो इसमें क्या करेंगे, जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 92 डिग्री सेल्सियस टू 94 डिग्री सेल्सियस। और इसका क्या होगा, एट दिस टेम्परेचर the hydrogen bond gets break and both the strand of DNA get separated। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए के क्या हो गए, यहाँ पर अलग अलग हो गए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों स्टेप स्ट्रैंड जब अलग अलग हो गए तो सेकंड स्टेप में फिर रहेगा सेकंड स्टेप एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होगा, यहाँ पर एडिशन होगा, एडिशन ऑफ प्राइमर। प्राइमर आके ऐड होगा, जैसे उसके अंदर होता है आपका रेप्लिकेशन में, वैसे यहाँ पर ये प्राइमर आके ऐड हो गया, एक यहाँ ऐड हो गया, ये हो गया प्राइमर।
और ये वाला स्टेप होगा किस टेम्परेचर पर, ये होगा एट 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। एनिलिंग के बाद थर्ड स्टेप आएगा इसके अंदर अब। अच्छा, ये हाँ रहेगा। जीतू सर। जी सर। सर ठीक चल रहा है सर। हाँ जी सर, हाँ जी। सर चलो ठीक है सर, बी कंटिन्यू। ओके, वाला स्टेप जो है ये हमें नीचे बनाना है। ये एनिलिंग के बाद क्या होगा, ये हो गया एनिलिंग, जिसमें क्या हुआ, प्राइमर यहाँ पर आके ऐड हो गया। तो ये दो स्टेप हो गए हमारे, पहला हो गया डीनेचुरेशन, दूसरा हो गया एनिलिंग। एनिलिंग के बाद थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा एक्सटेंशन। तो इसको ऊपर वाले डायग्राम को मैं रब कर देता हूँ और थर्ड स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। थर्ड स्टेप हो जाएगा यहाँ पर अब एक्सटेंशन। एनिलिंग के बाद होगा एक्सटेंशन, या फिर इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा वो एंजाइम है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एक तरीके का डीएनए पॉलीमरेज है। जो काम डीएनए पॉलीमरेज करता है वही टैग पॉलीमरेज करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके सामने एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये न्यू डीएनए की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई। मल्टीपल डीएनए बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यू डीएनए, नए डीएनए बन गए। तो ये हो गया कंप्लीट स्टेप आपका पीसीआर। तो पीसीआर में हम तीन स्टेप देखे, पहला देख लिया डीनेचुरेशन, दूसरा देख लिया एनिलिंग और तीसरा देखा हमने एक्सटेंशन। ठीक है, अब पीसीआर में एक बात आपको याद रखनी है कि पीसीआर के अंदर कुछ सेकंड्स में ही मिलियंस ऑफ डीएनए कॉपी तैयार हो जाएंगी। तो ये आपने बना लिया होगा डायग्राम, इसमें हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं। इन पीसीआर millions of DNA copy formed in few seconds। कुछ सेकंड्स में ही मिलियंस ऑफ कॉपी डीएनए की तैयार हो जाएंगी। और जो इसमें एंजाइम काम कर रहा है टैग पॉलीमरेज, ये एक तरीके का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो हम समझ चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि टैग पॉलीमरेज हमें किससे मिलता है, तो ये मिलता है हमें थर्मोफिलस बैक्टीरिया से, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो ये आप याद रखिएगा, टैग पॉलीमरेज obtained from थर्मस एक्वेटिकस, जो कि क्या है, जो कि है बैक्टीरिया। इसकी कैटेगरी पूछेगा तो बता देंगे, इसकी कैटेगरी है थर्मोफिलस बैक्टीरिया।
थर्मोफिलस बैक्टीरिया, जो कि किस में आता है, जो कि आता है आर्ची बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ देखा जाता है, ये जो एंजाइम है ये वर्क कर सकता है, यहाँ लिख लेते हैं, इट कैन वर्क अप टू 110 डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ पर अब आपसे ना क्वेश्चन पता क्या पूछेगा, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन में टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज क्यों करते हैं, हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो आप में से कोई इसका आंसर कर सकता है कि भाई हमने टैग पॉलीमरेज क्यों यूज किया, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज हमने यूज क्यों नहीं कर लिया इस रिएक्शन में। क्योंकि ये डीएनए की कॉपी फास्ट बनाता है। नहीं, क्योंकि ये सर हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। हाँ, हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है। देखो ना 110 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सकता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज को अगर आप इतने टेम्परेचर पे रखेंगे, ये जो प्रोसेस है ये वाला, ये हो रहा है 72 डिग्री सेल्सियस, और ये बहुत हाई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे अगर हम डीएनए पॉलीमरेज को यूज करेंगे, तो प्रोटीन एंजाइम के बने होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का बना हुआ है, तो एंजाइम ब्रेक हो जाएगा, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। जबकि टैग पॉलीमरेज तो हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है, इसलिए हम इसमें टैग पॉलीमरेज को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली कई बार पूछा गया है, और हो सकता है आपसे आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसको आप याद रखें, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा ईसीआर। तो हमने 2 स्टेप कर लिए, हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, और डीएनए को आइसोलेट करके हमने उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर ली। अब हम डीएनए के सेगमेंट्स को अलग अलग करेंगे, तो डीएनए को सेगमेंट में ब्रेक करके उसके सेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे। तो डीएनए सेगमेंट को या डीएनए के बैंड्स को अलग करना, उसके ऊपर कर्लिंग स्टैंड डाल के उसके बैंड्स को अलग करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड स्टेप आता है इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बना लिया आपने, ये पॉइंट्स भी लिख लिए होंगे। थर्ड स्टेप हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपके एकेडमिक में 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस। ये बायोटेक्नोलॉजी से कोरिलेट करता है, वहां का प्रोसेस है, ठीक है। एक तो पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेटली पूछे जाएंगे पूरी। एक बात आप लोग याद रखिएगा, कभी भी आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा प्रोसेस नहीं पूछेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा बताएं, पूरा प्रोसेस नहीं पूछेगा। उसके अंदर जो सब स्टेप हैं उन पे से क्वेश्चन बनते हैं, और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिहाज से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर दी सेपरेशन ऑफ डीएनए, या फिर आरएनए को कर सकते हैं, या फिर प्रोटीन को भी कर सकते हैं सेपरेट। हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को, आरएनए को या प्रोटीन को अलग अलग कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए या प्रोटीन बैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पर, और molecular weight by applying electric current या चार्ज। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए को या आरएनए को या फिर प्रोटीन को सेपरेट करते हैं उसके साइज पे, या फिर मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ पर उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करके। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम यहाँ डीएनए के लिए पढ़ रहे हैं प्रोसेस, यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस देख रहे हैं हम किसके लिए, और डीएनए। और हमें ये पता है कि डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है या नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्रोस जेल प्लेट बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस फर्स्ट मेक एगेरोस जेल। सबसे पहले एग्रोस जेल प्लेट बनाएंगे। ये कैसे बनेगी, एक ग्लास स्लैब लेंगे या एक प्लेट लेंगे, ऐसे ग्लास प्लेट, इसके अंदर ना पोर्स देखे जाते हैं, यहाँ पर इसमें वेल्स देखे जाते हैं। तो इस प्लेट में क्या करेंगे हम, इसके ऊपर हम एग्रोस की स्लरी स्प्रेड कर देंगे। ये हो गया एग्रोस स्लरी। और ये कैसे बनती है, मेड बाय मिक्सिंग ऑफ एग्रोस इन वाटर। एग्रोस को वाटर में मिलाएंगे और स्लरी बना लेंगे। और ये एग्रोस हमें किससे मिलता है, एग्रोस जो है ये किससे मिलता है, ये मिलता है हमको फ्रॉम रेड एल्गी। एग्रोस जेल है जो हमको रेड एल्गी से मिलेगा, ठीक है। ये जेली सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है एग्रोस, जो कि रेड एल्गी से निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेड एल्गी से निकालेंगे। रेड एल्गी क्या है, ये सीवीड है, रेड एल्गी एक तरीके का सीवीड है। तो रेड एल्गी से एग्रोस निकालेंगे, उसको वाटर में मिक्स करेंगे, और मिक्स करके एक स्लैब के ऊपर उसको स्प्रेड कर देंगे। जैसे लेप बनाते हैं ना, बेसन का लेप बनाया और उसको क्या हुआ, किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर लगा दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो एग्रोस जेल है ये इस प्लेट के ऊपर जम जाएगा, तो हमारी एग्रोस जेल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसको ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम को, और इसके बारे में एक पॉइंट लिख लें कि फॉर मेकिंग ऑफ एग्रोस जेल प्लेट, फॉर मेकिंग ऑफ एग्रोस जेल प्लेट agarose is spread over the glass plate. Agarose is spread over the glass plate. ग्लास प्लेट के ऊपर हमने एग्रोस स्प्रेड कर दिया। अब देखिए आगे स्टेप में क्या होगा। ऑल डन, सभी ने बना लिया है ये। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने जेल प्लेट तो बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक लोडर ट्रफ लेंगे, एक कंटेनर लेंगे ऐसे, या बीकर बोल सकते हैं। हमने एक बीकर लिया, और एक बीकर लिया। इस बीकर में हमने ये सॉल्यूशन डाल दिया, बफर, ठीक है, बफर सॉल्यूशन डाला है इसमें। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा बफर सॉल्यूशन क्या होता है। क्या होता है भाई बफर सॉल्यूशन, बताओ भाई।
बफर सॉल्यूशन क्या है? किसी को नहीं पता? बफर सॉल्यूशन डाल ना दिया ये इसमें? एसिड की हाँ तरह हाँ बताओ बताओ। सर, जो ना ये एसिड की तरह वर्क करे ना, बेस की तरह, मतलब जो ना दोनों की तरह ऐसे का वो करे, काम ही ना करे जो। जो दोनों की तरह, मतलब दोनों की वो प्रॉपर्टी शो करे। दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, जो एसिड की बेस प्रॉपर्टी भी शो करेगा, वो बफर है। ब्लड। हमारा ब्लड कैसा है? बफर है। यस सर। तो ब्लड एसिड बेस दोनों की तरह काम करता है। सर इस बफर सॉल्यूशन में जो वीक एसिड होता है उसके साथ उसका कॉन्जुगेट बेस मिला दो। कॉन्जुगेट बेस मिला दो उसका, फिर क्या होगा? हाँ भाई दीपक, फिर क्या होगा? ब्लड में मैं मिला दूं कॉन्जुगेट बेस, फिर? तो उसके पीएच में चेंज। अच्छा, ब्लड का पीएच बदल जाएगा फिर तो दिक्कत नहीं आ जाएगी। ब्लड का पीएच बदल गया तो आपका जो है ब्लड सेल्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। ये हो गया नहीं आपका पता। जेल ब्लड। नहीं पता? जैसे मैं अभी ना आप लोगों को मैं कहता रहता हूँ कि अरे भैया पढ़ लो, एग्जाम आ जाएंगे आप लोगों के, फिर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, है ना? तो ऐसा व्यक्ति जिसको कितना ही कह लो उस पर कोई असर ना पड़े, तो वो क्या बोलते हैं, उसके लिए टर्म यूज होती है, ये तो चिकना घड़ा हो गया है ना? इस पे कुछ भी कहो कोई असर नहीं होता। तो उसी तरह से बफर का मतलब होता है डफर। ये कितना ही कुछ कहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कि यदि मैं उसमें एसिड ऐड करूं या बेस ऐड करूं, एसिड और बेस ऐड करने पर उसका पीएच चेंज ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग बफर सॉल्यूशन। तो ब्लड हमारा क्या है? बफर है, क्योंकि उसमें हम एसिडिक चीजें भी ले रहे हैं, हम बेसिक भी ले रहे हैं, लेकिन वो अपने पीएच को मेंटेन करे हुए हैं, वो अपने पीएच को बदलने नहीं देता, तो उसे हम लोग बफर कहते हैं। तो वही बफर सॉल्यूशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और बफर सॉल्यूशन हमने इसमें इसलिए लिया है ताकि ये डीएनए के पीएच पर कोई इफेक्ट ना डाले। ठीक है? तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बाकी केमिस्ट्री में तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे अभी आपने बताया कॉन्जुगेट एसिड बेस, तो वो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग सही बता रहे थे, और उसको आप लोग समझ सकते हैं सही से। तो ये हो गया बफर सॉल्यूशन। ये हो गया आपका बीकर। आप लोग सही बताते हो, मेरी बातों पे इतना वो मत करा करो, मैं तो पूछता रहता हूँ कुछ। ये बीकर हो गया, और यहाँ पर हमने क्या करा? यहाँ पर हमने लगा दिया है सर्किट, और इसको कनेक्ट कर दिया, ये स्विच लगा दिया है, और इसको कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। यहाँ से हम प्रोवाइड कराएंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? ये हो गया आपका एग्रोस जेल प्लेट। और इसमें जो ये दिख रहे हैं आपको, जो ये ऐसे हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाले, ये कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड सैंपल वेल्स। ये हैं सैंपल वेल्स। सैंपल वेल्स बना दिया हमने ये। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, या एक काम करते हैं, सैंपल वेल्स में ज्यादा बना दिया ना, इसको कम कर देते हैं, सिर्फ 4 बनाते हैं, जो हम अपना एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। 1 2 3 जेल प्लेट हो गया, और इसके अंदर होगा ये 4 सैंपल वेल्स, जो है सैंपल। सैंपल वेल्स में हम लोग डीएनए को प्लेस करेंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन का डीएनए डाल दिया, ये सेकंड का डाल दिया, ये थर्ड का डाल दिया, और ये फोर्थ का डाल दिया। ठीक है? ये हो गए आपके डीएनए सैंपल्स। ठीक है? डीएनए सैंपल्स को हमने कट कर लिया है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स के अंदर। जो डीएनए सैंपल्स हैं ये क्या हो गए हैं? कट इनटू
फ्रेगमेंट्स बाय एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट कर लिया है और फिर इसके अंदर डाला। तो जब इसके अंदर डाल दिया और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोड सेट कर दिए हैं, इधर रहेगा नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। और आपको पता है डीएनए पे कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराएंगे तो डीएनए मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग जिस डीएनए का साइज कम है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, वो तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आगे की तरफ मूव कर जाएगा। और साइज के अकॉर्डिंग ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये सेपरेट हो गए हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या करा, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पर हम इसके साइज को मेंशन कर देते हैं। जैसे सबसे ऊपर देखेंगे अगर हम यहाँ पर ये इतना पोर्शन अगर देखोगे तो यहाँ पर आ गए आपके लार्ज साइज डीएनए फ्रेगमेंट। यहाँ पर आ गया आपका ये बीच में हो जाएगा मीडियम साइज और सबसे नीचे आ गया ये स्मॉलर साइज। तो देखो इसमें आपको ये बात पता चली कि जिस डीएनए मॉलिक्यूल का साइज या मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो कहाँ मूव कर जाएगा, वो मूव कर जाएगा एकदम पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से अवे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह साइज के अकॉर्डिंग जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जनरेट हो जाएंगे एग्रोस प्लेट के दोनों साइड पे, और जो डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर है, ये प्रोसेस समझ में आ गया सभी को, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर जो किसी को इसमें डाउट है, नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है। सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने डाला बफर सॉल्यूशन और उसमें हमने एग्रोस जेल प्लेट रख दी जो हमने पहले बनाई थी। एग्रोस जेल प्लेट इसके अंदर प्लेस करी और इसमें एग्रोस जेल प्लेट में कुछ सैंपल बॉल होती हैं जिसके अंदर हम डीएनए का सैंपल डालते हैं। तो हमने जेल प्लेट लगाई और उसके अंदर हमने डीएनए सैंपल डाल दिया। जैसे पहले वाले में सैंपल नंबर 1 डाल दिया, दूसरे वाले सैंपल नंबर 2 डाल दिया, तीसरे वाले में 3 डाले, चौथे वाले में 4 डाल दिया। और ये जो डीएनए सैंपल्स हैं इनको हम पहले फ्रेगमेंट्स में डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए एक लंबा सा डीएनए है, उसको अपने टुकड़ों में काट लिया और काटने के लिए क्या करेंगे, हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। कट करने के बाद हम इस सैंपल को इस सैंपल बॉल में डालेंगे। जब सैंपल बैल में डालेंगे तो बैल से क्या होगा, जो डीएनए है वो एग्रोस जेल प्लेट पे जाना शुरू करेगा। तो हम यहाँ से स्विच ऑन कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे एग्रोस जेल प्लेट के दो साइड पर चार्ज जनरेट हो जाएगा। एक तरफ बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ बनेगा नेगेटिव टर्मिनल। हमने डीएनए को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डाला है, डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करेगा और ये मूव करेगा अपने साइज के अकॉर्डिंग। जिसका साइज बहुत कम होगा वो बहुत आगे मूव कर जाएगा और जिसका साइज लार्ज होगा वो ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाएगा। तो उसकी तरह उसके लिए हमने क्या करा, चार्ज के हिसाब से इन सबको सेपरेट कर लिया। अब देखिए एग्रोस जेल प्लेट पे ये तो सेपरेट हो गए, लेकिन अब हमें ये दिखाई कैसे देंगे कि भाई स्मॉलर वाला यहाँ पर गया है या लार्ज वाला सेगमेंट यहाँ चला गया। इसको देखने के लिए हम इसके अंदर एक स्टेन डालेंगे, एक डाई डालेंगे और उस डाई का नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। हम इसमें ऐड करेंगे एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड की मदद से हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, देख लेंगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ETBR, एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड हम इस जेल प्लेट के ऊपर डाल देंगे और जो हमारा डीएनए है वो ऑरेंज कलर का बैंड शो कर देगा। फिर हम उस डीएनए को ऑरेंज कलर के बैंड को देखेंगे और देखने के बाद क्या करेंगे, उसको यहाँ से जेल प्लेट से सेपरेट कर लेंगे। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है सभी को?
ये डायग्राम ड्रॉ करें और जितनी बातें अभी मैंने आपको समझाई हैं वो हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं। चलिए लिखिए इसके बारे में। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस the agarose gel plate placed in electrophoresis the agarose gel plate placed in a beaker containing buffer solution and this assembly associated with electric current supply next point लिखिए। now when electric current is applied there is generation of two electrode in the agarose gel plate that is negative and positive terminal next point लिखिए। now the DNA samples which are present in the form of fragments produced by using of endonuclease enzyme are placed in sample wells of gel plate which is towards negative terminal next point लिखिए। फ्रेगमेंट के बाद बोलना चाहिए। which is towards negative terminal placed in the sample wells which is towards negative terminal next point लिखिए। due to electric current the negatively charged DNA fragments due to electric current the negatively charged DNA fragments move towards the
positive terminal. Move towards the positive terminal. Next point लिखिए. The DNA fragment which has less size or low molecular weight less size or low molecular weight move farthest and the DNA fragment which has large size or high molecular weight remain nearer. Next one लिखिए. These DNA bands can be seen by spraying ethidium bromide. These DNA bands can be seen by spraying ethidium bromide over the gel plate, and they are observed or seen under the UV radiation in the microscope to form an orange colored band. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. The DNA bands cut out from the gel plate. The DNA bands cut out from the gel plate, and this process is called elution. ELUTION. This process called elution. तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हमने कर लिया. अब मान लीजिए हमें क्रिमिनल केस को हम स्टडी कर रहे हैं और हमें इन डीएनए फ्रेगमेंट को लंबे समय तक प्रिजर्व करना है. तो अगर हम इन्हें एग्रो जेल प्लेट के ऊपर ही रखेंगे तो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, ड्राई हो जाएंगे और ये खराब हो सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को एग्रोस जेल प्लेट से एक दूसरी प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और उस प्लेट का नाम है नाइट्रोसेलुलोज प्लेट या फिर एनसी मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन. तो नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज प्लेट के अंदर हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल प्लेट से ट्रांसफर करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में आता है ब्लॉटिंग. तो ब्लॉटिंग में क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एग्रोस जेल प्लेट टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर कर देना, ये कहलाता है ब्लॉटिंग. और नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन ड्राई नहीं होगी
ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो लंबे समय तक प्रिजर्व हो सकते हैं। ठीक है, तो जी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए फ्रेम को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, और ट्रांसफर करने के बाद फिर हम सिस्टम के ऊपर किस तरह से डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, वो हम लोग 2 स्टेप इसके बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा हो जाएगा, फिर सिर्फ एक थ्योरेटिकल पोर्शन रह जाएगा और वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हम ये देखेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट डीएनए कौन सा होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीन देखे जाते हैं, शॉर्टेस्ट डीएनए कौन सा होता है, एचजीपी के गोल क्या थे, ये कब शुरू किया गया था, कब खत्म हुआ था, ये सारी बातें। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप को खत्म कर देंगे, यानी कि कल की क्लास में हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक करके रखिए, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास।